नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अंग्रेजों का भारतीय रियासतों का जो अधिग्रहण करने की या फिर उस पर जो आधिपत्य जमाने की जो रणनीति थी, उसमें हमने बंगाल और अंग्रेजों के संघर्ष को समझा था और देखा था कि किस प्रकार प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा देते हैं। अब समझते हैं कि आगे की कहानी किस प्रकार से करवट लेती है। अब मीर जाफर नवाब बन चुका है। जैसे वो बैठता है, मिदनापुर और पूर्णिया के जमींदार से बगावत कर देते हैं, क्योंकि बात को समझिएगा, क्योंकि मीर जाफर एक धोखेबाज व्यक्ति तो था ही, तो जो अच्छे व्यक्ति थे वो उसके खिलाफ हो ही जाएंगे। जो अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला के जो समर्थक हुआ करते थे एक जमाने में, वो इसके खिलाफ हो ही जाएंगे, और वही हुआ। इसके बैठते ही मिर्जा का महाराज और पूर्णिया के जमींदार ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। साथ ही मीर जाफर अंग्रेजों की लगातार बढ़ती मांगों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था, और सबसे बड़ी बात थी, चूंकि अंग्रेजों ने ही इसे बैठाया था तो उनकी मांगों को मना भी नहीं कर सकता था। तो बाद में अंग्रेजों ने एक बहाना निकाला इससे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि आदमी अपने काम का नहीं, और ऐसे में अंग्रेजों ने उस पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से नजदीकी बढ़ाने का इल्जाम लगा के उसे हटा दिया, और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब अगर हम देखें तो पाएंगे कि अलीवर्दी के जितने भी उत्तराधिकारी हुए थे उनमें से ये सर्वाधिक योग्य था। कौन? मीर कासिम। क्योंकि इसे समझ थी कि अगर मैंने ब्यूरोक्रेसी या जो मेरी जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था उसे मैंने फिर से ओवरहॉल नहीं किया तो समस्याएं बनी रहेंगी। तो उसने आते ही अपनी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसे सुधारने का कार्य शुरू कर दिया। साथ ही कंपनी का हस्तक्षेप जो बढ़ता जा रहा था बंगाल के मामले में या प्रशासन के मामले में, इसको देखते हुए वो कंपनी से दूर हो जाए, कलकत्ता से दूरी बढ़ाने के लिए उसने अपनी जो राजधानी थी उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर वो ले जाता है। कंपनियों की भौएं अब टेढ़ी हो रही हैं, देखिए, क्योंकि ये कंपनी को तो समझ में आ रहा है कि हमसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा उसने कदम उठाया जिससे कंपनी उससे बहुत नाखुश हो गई, वो ये था, उसने स्थानीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस कदम की क्या आवश्यकता थी उसे समझिए। एक्चुअली याद करिए, फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था उससे कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी, परंतु हो क्या रहा था, कंपनी तो अपना व्यापार कर ही रही थी, साथ ही कंपनी के अधिकारी भी उसका दुरुपयोग कर रहे थे। उस फरमान के माध्यम से खुद व्यापार कर रहे थे, साथ ही उस फरमान को बेच भी देते थे भ्रष्टाचार करके कुछ अन्य व्यापारियों को भी, तो वो भी उसका प्रयोग, उस फरमान का प्रयोग करके कर मुक्त आय प्राप्त कर ले रहे थे। और याद करिए, ये जो समस्या थी ये मुर्शीद कुली खां के समय से ही थी, जो 1717 में जो नवाब बनता है, ठीक है। फिर सुजाउद्दौला ने भी यही समस्या का सामना किया, अलीवर्दी खान ने भी किया, और सिराज ने भी इस समस्या का सामना किया था। लेकिन इस बार मीर कासिम ने बहुत यूनिक सॉल्यूशन निकाला। वो क्या था? मीर कासिम ने स्थानीय व्यापारियों को भी एक्चुअली कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी, क्योंकि मीर कासिम यह तो समझ गया था कि अंग्रेज मक्कारी से तो बाज आएंगे नहीं। तो इससे होता क्या था कि अंग्रेज तो कर मुक्त व्यापार करते थे, लेकिन स्थानीय व्यापारी पिछड़ने लगता था, क्योंकि अंग्रेजों का सामान तो सस्ता हो जाएगा ना भाई, अगर उन्हें बिना कर के ही उस सामान को बेचने की अनुमति होगी। और जबकि स्थानीय व्यापारियों को कर देना पड़ता है, इसे यूं समझिए, इकोनॉमी के टर्म में समझिए, तो अंग्रेजों को एक तरह से कस्टम ड्यूटी देनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब बाहर से कोई सामान आता है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है, जबकि स्थानीय लोगों को जो अपना सामान जो उत्पादन कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स मिला के इनका सामान महंगा हो जाएगा ना। तो यही हो रहा था, और इस वजह से वहां के जो स्थानीय व्यापारी थे वो प्रतियोगिता में टिक ही नहीं पा रहे थे। तो नवाब ने सोचा कि भाई मेरा तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, मुझे तो टैक्स कुछ मिल नहीं रहा है अंग्रेजों से, और अपने ही व्यापारियों से थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, लेकिन उससे क्या, उससे तो उन्हीं के पेट पे लात पड़ रही है। तो ऐसा करते हैं क्यों ना सभी प्रकार के करों को ही समाप्त कर देते हैं, और इस प्रकार से जो व्यापारी थे स्थानीय वो भी कंपटीशन में खड़े रह पाए। और यह बात अंग्रेजों को बहुत ही नागवार गुजरी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर तो हमारे व्यापार का एकाधिकार रहेगा, तो हमारे कंपटीशन में कोई कैसे खड़ा हो जाएगा। तो हड़काने लगे मीर कासिम को कि भाई तेरी इतनी औकात हो गई कि अब हमारे सामने अब दूसरे व्यापारियों को खड़े करोगे। तो कुल मिलाकर पहले मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बैठाया जाता, और फिर मीर कासिम भी उनकी कठपुतली की तरह जब काम नहीं करता है तो मीर कासिम को भी अपदस्थ कर दिया जाता और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो फिर मीर कासिम बंगाल से भागता और अवध के नवाब से मदद लेने की कोशिश करता है। और जब मीर कासिम अवध पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहां पर अवध का नवाब सुजाउद्दौला तो है ही, साथ में उसके साथ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी होता है। तो यही तीनों मिलकर, कौन तीनों? मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला,
तथा तीसरा मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर एक संधि करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करते हैं। अब थोड़ा सा ये समझिएगा, मुख्य लड़ाई अवध के नवाब की सेना और अंग्रेजों के बीच ही हो रही है, क्योंकि देखिए मीर कासिम के पास भी कोई सेना नहीं और शाह आलम के पास भी कोई सेना नहीं। मोटा मोटा असली लड़ाई अवध ही कर रहा है। हाँ, मीर कासिम और शाह आलम ने उसे मदद करने की बात की थी, एक अलग विषय है। मीर कासिम मदद कर भी नहीं पाया था मौद्रिक रूप से, और बाद में मीर कासिम बीच में ही बक्सर युद्ध के दौरान ही शुजाउद्दौला को छोड़ के भाग जाता है। कुल मिला के फिलहाल ये तीनों तैयार हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए, और फिर मैदान सज चुका होता है। इस बार 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध की शुरुआत होती है और इस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं। और इस युद्ध के महत्व की बात की जाए तो इस युद्ध ने न केवल संपूर्ण बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य जमा दिया, बल्कि पूरे भारत में लगभग सबसे शक्तिशाली सत्ता के रूप में भी अंग्रेजों को स्थापित कर दिया। क्योंकि 1761 में पानीपत का युद्ध के बाद मराठे कमजोर हो ही चुके थे, दक्कन में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा ही आए थे, और अब 1764 में बक्सर में अवध मुगल शासक शाह आलम इन दोनों को और मीर कासिम को भी हरा देती है अंग्रेज सेना। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में उनकी विजय गाथा की पटकथा लिख गई थी। और ये जो विजय गाथा की मोटा मोटा जैसे शुरुआत हम मान सकते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ जो शुरू होता है और अंग्रेजों का उत्थान वो 1764 में आकर वो पूर्णता को प्राप्त, यानी कंप्लीशन, यहाँ पर उस कहानी को यहाँ पे कंप्लीशन सा मिलता दिखता है कि अब आप एक फेज खत्म होता जा रहा है, जहां से कंपनी एक मात्र व्यापारिक कंपनी से ऊपर उठते हुए आज भारत की राजनीतिक सत्ता में मुख्य केंद्र बिंदु हो जाती है। इसी घटना का वर्णन करते हुए देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज में नेहरू जी क्या कह रहे हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। इसके बाद के 100 साल में मुगल सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और हिंदुस्तान के सियासी इख्तिदार के लिए मुख्तलिफ ताकतें लड़ रही थीं। ये थी दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू, मध्य पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मराठा संगठन, और बाहर से आए अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों को शिकस्त देने के बाद अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया। पहले अंग्रेज गवर्नर क्लाइव ने छल कपट और जाली दस्तावेजों के जरिए मैदान हमवार किया। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी गई। लड़ाई बहुत छोटी सी थी, मगर इस छोटी सी लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा था। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बादशाह-ए-दिल्ली को भी अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा और वो उनका वजीफादार बन गया। अब बिहार और बंगाल में अंग्रेजों की ताकत को नकारने वाला कोई बाकी नहीं रहा। अब आते हैं युद्ध के बाद की परिस्थिति में। एक्चुअली बक्सर का युद्ध लड़ा तो हेक्टर मुनरो ने था, लेकिन जब संधि करने का समय आया तब क्लाइव लंदन से वापस आ चुका था, क्योंकि बीच में क्लाइव लंदन चला गया था। इलाहाबाद की संधि के भी दो हिस्से थे। पहली जो संधि होती है इलाहाबाद संधि के अंतर्गत, तो वो क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य होती है। उस समय तक मीर जाफर मर जाता और उसका बेटा नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता। इसी नजमुद्दौला की यहाँ बात हो रही है। तो शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी उसके मुख्य प्रावधान क्या थे? एक तो शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में मान लिया गया था। ये मान लिया गया था कि अब ये इनका पेंशनर रहेगा, और 26 लाख वार्षिक पेंशन फिक्स कर दी गई थी शाह आलम के लिए। वहीं बादशाह द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। साथ ही अवध से इलाहाबाद और कारा लेकर वो भी शाह आलम को सौंप दिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में, तो जो क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य में होती है, यानी कि अवध के साथ जो संधि होती है उसमें इलाहाबाद और कड़ा या कारा जिसे कहा जाता है वो मुगल शासक को दे दिया जाता है। 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की बात की जाती है, वो भी अवध के नवाब को देना पड़ता है अंग्रेजों को। साथ ही कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की सुविधा मिल जाती है, और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चे पे एक अंग्रेजी सेना अवध में रखने पर सहमति हो जाती है। ये बहुत ध्यान से देखे गए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ये देखिए सहायक संधि की यही शुरुआत मानी जा सकती है अंग्रेजों द्वारा, जिसके लिए बाद में वेलजली का नाम जुड़ता है। और क्योंकि वेलजली ने इस संधि का बहुत
बहुत व्यापक प्रयोग किया था। आगे चल के हम देखेंगे भी, जब अंग्रेजों का साम्राज्यवादी विस्तार को हम समझेंगे तो वस्तुतः 2-3 तरह की नीतियों का अंग्रेजों ने बहुत प्रयोग किया था। एक तो उनकी घेरे की नीति थी, रिंग फेंस पॉलिसी, दूसरी सहायक संधि और तीसरी व्यवगत सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो उसी में जो सहायक संधि है जिसका प्रयोग वेल्जली ने किया था, उसका पहली शुरुआत यहां से देखने को मिलती है। इसीलिए अगर प्रश्न कभी कभार यह आता है कि सहायक संधि की शुरुआत अंग्रेजों में कौन करता है, तो अंग्रेजों में सहायक संधि की शुरुआत करता है क्लाइव। लेकिन क्लाइव ही इसका शुरुआत करता नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्लाइव ने भी जो संधि का जो कॉन्सेप्ट चुराया था अपने सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन था उसका भारत में, एक समय डुप्ले था, अपने सबसे बड़े दुश्मन डुप्ले से ही सीखा था, क्योंकि डुप्ले ने इसका सबसे पहले प्रयोग हैदराबाद व कर्नाटक वाले क्षेत्र के राजाओं के साथ किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि सहायक संधि की शुरुआत अंग्रेजों में सबसे पहले किसने की, तो वह क्लाइव था। जबकि अगर ओवरऑल बात की जाए कि सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया, तो वो था डुप्ले। और उसी के साथ अंग्रेजों के साथ एक और विषय पे संधि की थी, वो ये था कि कंपनी को कभी भी सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी तो अवध की सेना कंपनी का सहयोग करेगी। ये तो हुई संधियों की बात जो मुगल शासक और अवध के नवाब के साथ कंपनी ने किया। अब चलते हैं, चलिए बंगाल की तरफ। अंग्रेज अब तक समझ चुके थे कि कठपुतली नवाब वाली जो उसकी नीति वो जो अभी तक चालू कर रखी थी इन्होंने सिराज के बाद से, जब मीर जाफर आता है फिर मीर कासिम आता है, तो कंपनी ये समझ गई थी ये नीति भी काम कर नहीं रही, क्योंकि आप पूर्णतः कठपुतली नवाब नहीं बैठा सकते। तो क्लाइव ने इसलिए इस समय घोषणा भी की, उसने कहा अब हमें बनना पड़ेगा नवाब। हालांकि कंपनी नवाब तो नहीं बनती, परंतु वो अधिकार सारे ले लेती है और इसी के अंतर्गत एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आती है जिसको कहते हैं द्वैध शासन, जिसमें नवाब के पास निजामत की सारी व्यवस्था रहती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस, न्यायिक, ये सारी व्यवस्था इनके पास रहती है। जबकि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनके पास राजस्व जुटाने का कार्य नहीं मिल जाता है, यानी कि राजस्व संग्रहण का काम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब पूरी बात समझ लीजिए, यानी पैसा मिल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का सारी जिम्मेदारी नवाब के ऊपर, और उसके पास पैसा है नहीं। तो नवाब के पास तो पैसा नहीं है तो लोगों को तनख्वाह कैसे देगा, एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कैसे उठाएगा, नवाब के पास कोई स्रोत नहीं था, यानी कि अव्यवस्था फैलेगी प्रशासन। वहीं कंपनी के पास पूरे अधिकार थे। असली बात तो होती है कि आप राजस्व क्या ग्रहण कर रहे हैं ना, साथ ही कंपनी नवाब को किसी भी प्रकार का आदेश देने की स्थिति में भी थी, यानी कुल मिला के बिना उत्तरदायित्व की शक्ति मिल गई थी कंपनी को। और ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत खतरनाक स्थिति मानी जाती है कि आपके पास उत्तरदायित्व तो नहीं है और शक्ति इतनी ज्यादा। इसलिए हमेशा माना जाता है कि शक्ति और उत्तरदायित्व के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, उत्तरदायित्व के सिद्धांत को देखेंगे तो वहां हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई थी, जैसा हमने बाहुबली में देखा था ना कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो यहाँ पर कंपनी का जो वचन है, जो कह दिया क्लाइव ने या फिर गवर्नर ने या अधिकारी ने, तो वही है। इस शासन के अंतर्गत एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई थी जो कंपनी के लिए राजस्व वसूली करा करेगा। रजा खान और सिताब राय ऐसे 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो कंपनी यही की थे इस पूरी व्यवस्था में, क्योंकि कंपनी खुद कोई खर्चा नहीं उठ, क्योंकि आप अगर अधिकारी भी रखेंगे अपना राजस्व जुटाने के लिए तो वो भी खर्चा लगेगा। साथ ही कंपनी को यह भी पता था कि चूंकि फैमिलियरिटीज तो है नहीं उस क्षेत्र को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों को, तो उन्हें राजस्व जुटाने में दिक्कत भी होगी। इसलिए जो अधिकारी नियुक्त करते हैं वो भारतीय होते हैं, जैसे रजा खान और सिताब राय। इससे पूरे कंपनी की नीति ये थी कि इससे रेवेन्यू तो मिलेगा लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यानी प्रशासन पे हमारे ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, सब कुछ सिर्फ लाभ ही लाभ, यानी प्रॉफिट। क्योंकि कंपनी को एक ही चीज समझ में आती थी, प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। और यही बात देखिए समझा रहा है क्लाइव। भारत एक खोज का एक अंश है, इसे देखिए, जहां पे क्लाइव अपने अधिकारी को एक बात समझा रहा है कि क्यों वो अपने अधिकारियों को राजस्व जुटाने के लिए नहीं नियुक्त कर रहा है और रजा खान और सिताब राय जैसे व्यक्तियों को राजस्व जुटाने के लिए प्रयोग कर रहा है। Francis, I am appointing you resident in Murshidabad. That's wonderful, sir. Don't you think I'm a little inexperienced? Yes. But I need someone I can trust. And there are not very many that I can here. Thank you, sir. I want you to be a sort of watchdog for the company. Make sure that the revenues are collected and remitted. Because this is not the Nawab's concern anymore. He will live on the allowance we give him.
And we should also fix an amount for Raza Khan to run the administration. The rest of the revenue is ours. Therefore, it is in our interest that we collect the maximum revenues. Sir, most of the Nawab's spending is absolutely wasteful, and the administration is full of dead wood. Surely there's a way to cut this wastefulness. Go about it in stages. Find out the areas that are ripe for cutting. The Nawab's army, for instance. It's an absolute lot of ragged mercenaries, who are a burden on the exchequer. Disband a lot of them and deduct their salaries from the money we pay to the exchequer. But do you really think that Raza Khan will cooperate, sir? I do not trust him. On the contrary, Francis, on the contrary, you must work very closely with him. Do not alienate him, whatever you do. He's a key to the system I'm trying to set up. Sir, I still think it is to our benefit not to allow native officers to collect the revenue. I think our men will do a much better job. No. This will entail an unnecessary expenditure and trouble. The purpose of getting the Diwani was not to govern the country, but to enrich the company within the framework of the Mughal Empire. अब चलिए द्वैत शासन से जो दुष्परिणाम जुड़े थे उसे समझ लेते हैं। द्वैत शासन के दुष्परिणाम सोचना शुरू करिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला तो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि एक तो कंपनी के जो अफसर थे खुद नवाब बन बैठते हैं। मोटा मोटा यही तो हो रहा है कि इतना अधिकार मिल गया जैसे खुद ही नवाब है। अगर हम बस क्लाइव की बात करें तो कहा जाता है कि 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया तो 18 साल का था, और जब 1767 में वो दोबारा वापस रवाना होता है इंग्लैंड के लिए तो उसकी दौलत 4,11,002 पाउंड के बराबर थी। हालांकि जबकि दूसरे शासन वो आया ही भारत में इसलिए था क्योंकि उस पे ये दायित्व दिया गया था कि भ्रष्टाचार को वो समाप्त कर दे, जबकि वो जब वापस गया तो उसकी जो अकूत संपत्ति थी उसे देख के ब्रिटिश संसद में उसे सफाई भी देनी पड़ी थी। और सफाई देते हुए देखिए वो कहता ये है, ये देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा वेक्टर उसका। वो ये कहता है, एक समिति जो संसद की समिति थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वहां वो कहता है उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं। यानी कि वो देखिए कितनी मजेदार कह रहा है कि मैं तो खुद इतना संयमी था कि इतनी शानदार परिस्थितियों के बाद भी मैंने जो भ्रष्टाचार किया वो बड़ा ही मिनिमम था। और नीचे ही एनसीईआरटी में बड़ी खूबसूरत बात की गई कि आप खुद जरा फील करिए कि उस समय आप कंपनी के अधिकारी हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है। क्या आप भ्रष्टाचार की बहती हुई जो गंगा है उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे, या अपने को भ्रष्टाचार की गंगा से खुद को कैसे बचाएंगे? क्योंकि ये प्रश्न आपके सामने भी आएगा जब आप आईएएस बन जाएंगे, तो आपको वो जो भ्रष्टाचार चल रहा है सिस्टम में उससे खुद को बचाने के लिए इस भावना को आपको समझना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि पहली चीज तो थी कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला इसकी वजह से, क्योंकि जब आपको शक्ति मिल जाती है, उत्तरदायित्व नहीं मिलता तो भ्रष्टाचार फैलता ही है। और साथ ही जब भ्रष्टाचार फैलता तो प्रशासनिक अव्यवस्था फैलती है। एक तो प्रशासनिक अव्यवस्था फैलने का कारण होता है भ्रष्टाचार, दूसरा जो प्रशासन का काम निजामत तो था नवाब के पास, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते थे तो वो प्रशासन संभालेगा कैसे, तो प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जाती है। दूसरा, इस व्यवस्था से व्यापक स्तर पर कृषि का ह्रास होता है, और हालत ये होती है क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि कर संग्रह करने का भार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण बहुत बढ़ गया था, और हालत ये होती है कि 1770 में एक अकाल पड़ता है बंगाल में, जिसमें बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख से मर जाती है। तो ये समझ सकते हैं कृषि के ह्रास की वजह से कितना बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ता है बंगाल की या पूरे भारत की जनता को। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण इसका दुष्परिणाम होता है, उद्योग और व्यापार पूरी तरह से विनाश हो जाता है, पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। रीजन ये होता है अब कंपनी ही सारे डिसीजन ले रही है, तो कंपनी के निदेशकों डायरेक्टर्स ने क्या कहा, बंगाल के लोगों को भाई कच्चे सिल्क का उत्पादन अधिक बढ़ाएं। ऐसे में जुलाहों का उत्पीड़न करने का उन्हें साधन मिल गया। साथ ही कंपनी मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त कर रही थी, भारतीय व्यापारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। याद करिए मीर कासिम ने कोशिश की थी कर मुक्त करके, लेकिन फिर से वो पूर्व वाली व्यवस्था हटाकर पुरानी वाली व्यवस्था ला दी गई थी। ये सारी स्थितियां बनती थी द्वैत शासन में। यही कारण है कि ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर इसे कहता है इस काल को
बेशर्मी और लूट का काल कहता है। हाँ, हालांकि 1772 वॉरेन हेस्टिंग आता है और इस द्वैध शासन को समाप्त करता है, उसका एक नई व्यवस्था लाता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।